नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ मुद्दा जो आज है वो आपकी जिंदगी से जुड़ा है, बुनियादी सुविधा से जुड़ा है। कोई भी सरकार हो वायदे करती है, दावे करती है। हम बड़ी बड़ी बातों की बात नहीं कर रहे, हम बड़े वायदों की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बेसिक जरूरत जो है। बात कर रहे हैं हम बिजली की, बात कर रहे हैं हम पानी की। एक आम इंसान की जिंदगी, एक आम इंसान की, किसी भी इंसान की जिंदगी, वो मेरी आपकी किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए ये बेहद जरूरी है पानी। अगर पानी नहीं मिल रहा है इस मौसम में, इस गर्मी में, बिजली नहीं है, तो आप सोच के देखिए कि हम किस सुविधा की बात कर रहे हैं। तो बेसिक बुनियादी चीजें हैं जिसका हकदार एक हर इंसान जो कि नागरिक है भारत का, प्रदेश का, उसकी मांग है। लेकिन फिर भी हाहाकार मची हुई है। आखिर क्या वजह है, क्या कारण है कि बिजली पानी की मार सहने को मजबूर है प्रदेश की जनता? समझाने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, पर पानी कहाँ आता है? व्यवस्था के चाल चलन में फरेब की बू आती है। विकास की पटरी पर दौड़ती लड़खड़ाती व्यवस्था कितनी ही ठोकरें क्यों ना खाए, सरकार देखती है, हर साल देखती है तमाशा किल्लत वाली दिक्कत का। तमाशे के इस अनोखे खेल में हर साल समस्या उसी चक्र की तरह घूमकर उसी जगह आकर ठहर जाती है जहां बदलाव जरूरी है, पर बदलाव होता कहां है? बुनियादी जरूरतों के नाम पर नई योजनाओं का खाका तैयार कर लिया जाता है। योजनाओं की ओट में लंबे चौड़े कसीरे पढ़े जाते हैं, लेकिन बदलाव नहीं होता। व्यवस्था में कमियां कई हैं, लेकिन नीयत व्यवस्था को खोखला कर रही है। सपनों के उड़न खटोले में उड़ती कबाड़ योजनाओं का दर्द देखिए। सालों साल कोई नहीं पूछता, व्यवस्था परिवर्तन वाले इरादे को एक कोने में धकेल दिया जाता है, तो वादों को भुला दिया जाता है और फिर भी कहते हैं विकास हो रहा है। पानी की वजह, पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा और गटर का पानी आता है। ना नहा सकते हैं, ना कपड़े धो सकते हैं। हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है पीने के लिए वो खारा पानी है, उसके अंदर सीवर का पानी मिक्स आता है, कभी कभी मिट्टी आती है। हरियाणा न्यूज आज प्यासे हरियाणा की बूंद बूंद का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण सियासत से जुड़ी उस पावर का जिसका झटका सिर्फ जनता को लगता है, और विश्लेषण उस जरूरत का जिसको पूरा करने की जरूरत कभी नहीं की जाती। सूबे का सूरत हाल देखिए, न बिजली है न पानी, ना तुम्हारे मकान में कोना ना पानी पाता अंदर। तीसरा दिन पानी छूट है और कोई नलका का नहीं के पीवा। बिजली और पानी की दिक्कत शुरू हो गई है। लुहारू में तो ऐसा काम चल रहा है कि किसी के तो नलका है ही नहीं, और जिनके नलके उन्होंने टोंटी नहीं लगवा रखी। क्या हुआ अगर एक गरीब के घर में बिजली नहीं पहुंच पाती? क्या हुआ अगर आपकी प्यास नहीं बुझ पाती? क्या हुआ? ये तो होता ही है, इसमें नया क्या है? यही सोच आपको मार रही है। बिजली पानी की मार से एक नजर में नजरिया साफ हो जाता है कि गर्मी आई है तो ये झेलना ही पड़ेगा। गरम गरम मौसम में प्यास बुझाने के लिए अगर जहर सप्लाई किया जा रहा है तो क्या हुआ? मकसद आपकी भलाई से थोड़ी जुड़ा है। हरियाणा के चप्पे चप्पे की खबर लें तो तराशने से भी एक जगह ऐसी नहीं जहां पानी और बिजली की दिक्कत ना हो। यमुनानगर, पलवल, रेवाड़ी, सोहना, गोहाना, बल्लभगढ़, लोहारू, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, रतिया, ये वो जगह है जहां पानी और बिजली की मार आपकी दैनिक दिनचर्या को मार रही है। सोनीपत का एक गांव तो ऐसा जहां खुशहाल हरियाणा नजर ही नहीं आता, लेकिन तसल्ली मिलती उस घोषणा पत्र को याद करके जिसमें 24 घंटे बिजली पानी का दावा किया गया था। आंकड़ों के जरिए पानी के संकट को समझने की कोशिश करें तो पानी के मामले में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ पानी के निरंतर स्रोत के नाम पर सिर्फ यमुना नदी है, जिसके पानी में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश सभी का हिस्सा है। हरियाणा के हिस्से का पूरा पानी पंजाब से ना मिलने के कारण प्रदेश में नहरी पानी की भी काफी कमी है। इन सब के अलावा अब जो बचता है वो है भूमिगत जल, जिसके कुल भंडार का 60% पानी खारा है, यानी उसका उपयोग पीने या सिंचाई दोनों के लिए ही नहीं किया जा सकता। बाकी बचा शेष 40% उपयोग लायक जो पानी है उसके 80% का दोहन किया जा चुका है, क्योंकि यही एकमात्र स्रोत है जो सारे प्रदेश में उपलब्ध है और अभी भी इस पर किसानों की निर्भरता बनी हुई है। नतीजा है कि भूमिगत जल का स्तर प्रदेश में खतरनाक ढंग से गिर रहा है। ये संकट साफ बयां कर रहा है कि समस्या छोटी नहीं है। हाँ, अगर किसी चीज की कमी है तो वो है नीयत, व्यवस्था परिवर्तन के लिए गढ़े जाने वाले मनगढ़ंत वादों को याद करने की कोशिश करेंगे। साल 1947 के वादों को पूरा किया जाए।
जो 24 घंटे बिजली पानी की याद दिलाते हैं। भरत श्रीवास्तव के साथ ये रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, बिल्कुल, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली पानी की मार कहाँ हो सरकार? प्रदेश का नागरिक पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें यहाँ नहीं कर रहे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, या यूं ही सरकारें बदलेंगी, चेहरे बदलेंगे, व्यवस्था नहीं बदलेगी। व्यवस्था बदलने का इंतजार हम और कितने साल करेंगे? सुनीता दुग्गल है बीजेपी से मेरे साथ, नमस्कार सुनीता जी। दिनेश अग्रवाल है इनेलो से, नमस्कार। महेंद्र सिंह है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नमस्कार। सुनीता जी, जहां हम बेसिक सुविधाओं की बात करते हैं, बेसिक जो बात है बिजली और पानी, बहुत ही बेसिक जरूरत है एक आम इंसान की, लेकिन जो हालात हम देख रहे हैं लगातार, जिस तरह से रिपोर्ट्स हमारे पास हर जगह से आ रही हैं, यमुनानगर, पलवल, रेवाड़ी, सोहना, गोहाना, बल्लभगढ़, लोहारू, सिरसा, मतलब मैं कितने नाम गिनाऊं। और सोनीपत का एक गांव बंदेपुर तो एक ऐसा है जहां 2 महीने से बिजली ही नहीं है। क्या कहेंगे हम? नहीं नवजोत जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अभी समस्या इस तरह की जो है वो हमारे नागरिकों के सामने आ रही है, लेकिन इसके लिए दोष किसका है? हाँ। अगर मैं कहूँ तो फिर आप वही बात कहेंगे कि आप सरकारों के ऊपर आप आरोप प्रत्यारोप कर देती हैं, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछली सरकार ने बिल्कुल इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने घोटालों में, अपने जमीनी जो अधिग्रहण है उसमें वो लगी रही, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अभी 2 जून को ही एक कार्यक्रम था जिसमें मैं खुद मुख्यमंत्री जी के साथ थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 30-32 साल से, जिसमें कि वो कितने 8 करोड़ के करीब का कितने का प्रोजेक्ट था, उसमें 5-6 करोड़ रुपया पहले डिपॉजिट करवा चुके थे, लेकिन थोड़े से पैसे के पीछे वो भाखड़ा से पंचकुला में जो है वो पानी आना था, तो उसका उन्होंने वहां पर जाकर उद्घाटन किया 2 जून को, और अब पंचकुला में जो है वो एक्स्ट्रा पानी आना शुरू हो गया। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो पिछली सरकारों ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब वाटर हार्वेस्टिंग का आप देखिए, कितना पानी आप यहाँ पे आप खुद भी नजर देखती होंगी कि हमारे यहाँ पे गुड़गांव में भी हीरो होंडा चौक है, कितने ऐसी जगह पे है जो बिल्कुल प्लान नहीं है, और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई सीवरेज का कोई सिस्टम नहीं है, वाटर हार्वेस्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है। तो सरकार, थोड़ा समय लगता है लेकिन धीरे धीरे इन सभी कामों पे जो है वो अपनी कार्रवाई उसने शुरू की हुई है। और इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि सौर ऊर्जा की तरफ हमारी बहुत ज्यादा फोकस है कि हमारा जो हम किस तरह से सोलर जो है उससे हम एनर्जी लें, और धीरे धीरे आप नवजोत जी, मैं थोड़ा सा यही कहूंगी कि थोड़ा ढाढ़स रखें, थोड़ा हिम्मत रखें, धीरे धीरे पानी का और बिजली का जो वादा किया है कि 24 घंटे देंगे वो बिल्कुल देंगे हमारे नागरिकों को। दिनेश अग्रवाल जी, पुरानी सरकारों पर बात आ जाती है। सुनीता जी ने कहा कि पुरानी सरकारों ने इतना बुरे हालात करके रखे हैं कि उसे सुधारने में वक्त लगेगा, इसीलिए बिजली और पानी की किल्लत से जो लोग जूझ रहे हैं वो मौजूदा हालात उस वजह से। देखिए नवजोत जी, मैं सुनीता जी की बात को 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो उन्होंने कहा पिछली सरकार की जो बात कही, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। और इसका सबसे सटीक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। हमारे इसी गुड़गांव जिले के अंदर वाटर ट्रीटमेंट का केवल मात्र एक प्लांट है जो ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के समय में लगा था, और उसका अपग्रेडेशन भी हुआ था, तो भी उन्हीं की सरकार के टाइम में उसकी कैपेसिटी बढ़ाई गई थी। उसके बाद 2005 से लेके 2015 तक 10-11 साल का अरसा निकल गया। गुड़गांव की जितनी पॉपुलेशन बढ़ी है उसके हिसाब से 1 लीटर भी अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई। और बल्कि आज से 6-7 साल पहले जो गुड़गांव कैनाल जो पानी लेके आती है, गुड़गांव में पीने का जो मुख्य पानी आता है गुड़गांव कैनाल से आता है, वो बुपनिया गांव के अंदर जब वो कैनाल टूटी, झज्जर जिले में बुपनिया गांव पड़ता है, उसके टूटने के बाद हालात इतने गंभीर थे उस सरकार के अंदर कि मिस्टर मलिक जो एक्सियन थे, उस नहर के रखरखाव के जिम्मेवार थे, वो सुरजेवाला जी के दामाद थे, रणदीप सुरजेवाला के बहनोई थे वो। और 5 दिन निकलने के बावजूद उसकी रिपेयर नहीं हो पाई। हमारा गुड़गांव एक एक बूंद पानी के लिए तरसता रहा। मेरा दिनेश जी, एक मिनट, महेंद्र जी, मेरा आपसे ये सवाल है, मैं ये समझने की कोशिश करूंगी कि बेसिक जरूरत है ये बिजली और पानी की हम बात करते हैं। सुनीता जी ने कहा पुरानी सरकार की वजह से ये सब कुछ हुआ, दिनेश जी कह रहे हैं कि इस तरह के हालात। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि हर पार्टी घोषणा पत्र में बेसिक सुविधाओं को मुहैया करवाने की बड़ी बड़ी बातें करती है, वायदे करती है।
हम आज तक बिजली पानी ही लोगों को अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं? नवजोत जी, आपने अपनी बातचीत में बहुत बेसिक सवाल किया था और ये बात मैं पहले एक डिबेट में आगे कह भी चुका हूँ कि इस देश में जब तक व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोटिंग नहीं होगी, इतने हालात ऐसे ही बने रहेंगे। वोटिंग इस देश में सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए होती है। दूसरा, कितनी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि देश में आज तक कोई भी जल नीति नहीं बन पाई है। तीसरी बात, ना देश को तो छोड़ दें, हरियाणा में ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना नियमन है, ना नियोजन है। किसी भी समस्या को उठा के देख लीजिए, उसके मूल में यही चीज आपको दिखाई देगी। जितनी भी परेशानी, खराबी, समस्याएं अस्तित्व में आ रही है, देख रहे हैं हम, हाँ। उनके मूल में यही चीज है। हाँ। फिर प्रदेश पानी, देखने वाली बात यह है कि प्रदेश पानी की किस समस्या से ज्यादा जूझ रहा है। पानी के अभाव की समस्या से ज्यादा जूझ रहा है या पानी की अधिकता से। प्रदेश में दोनों ही समस्याएं अपने अस्तित्व में मौजूद है। उससे भी ज्यादा जो पानी मिल रहा है वो इतना जहरीला है, पानी के सैंपल फेल हो चुके हैं, पानी पीने लायक है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतने सालों से हम हरियाणा को नंबर 1 करने की बातें कर रहे हैं, कहाँ है नंबर 1 और कौन से पायदान पर नंबर 1 शुरू होता है? मेरी समझ से ये परे है। जहां के लोगों को बेसिक चीजें नहीं मिलती तो क्या वहां हरियाणा नंबर 1 हो जाएगा? प्रदीप जैलदार भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, आपका स्वागत है। आपसे ये सवाल है, कांग्रेस भी हरियाणा नंबर 1 के नारे लगाती रही है। इस प्रदेश में अगर लोगों के पास पीने का पानी और बिजली नहीं है, किस तरह से नंबर 1 है हरियाणा? जी, हमारे समय में मैं कहना चाहता हूँ बिजली पानी की कोई कमी नहीं रही। विशेष तौर पर जब गुड़गांव की चर्चा मैं सिर्फ गुड़गांव की चर्चा नहीं कर रही हूँ जी, शामिल हुआ हूँ तो मैं सिर्फ गुड़गांव की चर्चा नहीं कर रही हूँ। मैं अगर पूरे हरियाणा की, प्रदेश की, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात कर रही हूँ। वो दक्षिण हरियाणा से लेकर दूसरे हरियाणा के छोर तक हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर साल लोग मतलब बिजली पानी की किल्लत से जूझते हैं और इस साल भी जूझ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता कहती है कि पुरानी सरकार ने व्यवस्था हमें ऐसी दी है कि उसको हम इमीडिएटली ठीक नहीं कर सकते। नवजोत जी, बीजेपी तो कुछ करना नहीं चाहती, वो तो एक दूसरे पर आरोप लगाना चाहती है और अभी कहती है भी हमें तो 6 महीने हुए हैं, कितने महीने मांगेंगे मुझे पता नहीं, उनका अपना अंदर का मामला है। मगर निश्चित तौर पर जो हालात आज बिजली के और पानी के हैं, ऐसे हमारी सरकार में इतने हालात खराब नहीं थे। मतलब प्रदीप जैलदार जी का ये कहना है कि जो हालात हमने 10 साल में बिगाड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी उसको 6 महीने में ठीक कर दे, नहीं ये अपेक्षा है। नहीं सर, आपको बताता हूँ 6 महीने में नहीं, हालात जब आप ये बोल रहे हैं एक चीज नहीं, आप सुनिए, आपका भी तर्क अपने माध्यम से, अपने मन से आपका ठीक होगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, नहीं आपके मन से ठीक हो सकता है आपका तर्क, मगर जो चीज एक चीज हम बना के गए उसको संभाल के तो रखें। क्या बना के गए? नहीं, हमारे पास 24 घंटे हमारे यहाँ बिजलियां थी, पानी था, वो सोर्सेज हमने बंद कर दिया। नहीं आपको संभाल नहीं पाए, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव, आपका एक मिनट, आप बात पूरी हो जानी चाहिए तो मेरी बात कर। ये पूछा जाए, क्या इन्होंने कभी नारनौल के जो गुजरवाटी है, जो नलवाटी है, मैं गया हूँ सब तो ही क्षेत्र, अगर आप गए हो तो आपको इस तरह की बात कहनी फिर मैं बात में कहता हूँ तो फिर उस बात के ऊपर तो नवजोत जी ने रोक दिया ना कि छोर से उस छोर तक की हम बात कर रहे हैं। मैं तो हर जगह की बात कर रही हूँ। नहीं नवजोत जी, मैं फिर या तो बात कहने दो या फिर बात सुनो मत। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पे जो भाजपा की गवर्नमेंट आई उससे पहले बड़े हालात ठीक थे पानी और बिजली के। जहाँ कमी थी, जो हमारे साथी पत्रकार, जो हमारे वरिष्ठ साथी, उन्होंने कहा कि भाई महेंद्रगढ़ नारनौल जो डार्क जोन घोषित हो रखा है, जहाँ पानी के लिए तराई हो रखी हो, तो हमारी सरकार में भी हम उसको मानते हैं। हमारी सरकार में गुड़गांव के लिए भी आज वैसा ही रवैया था जैसे आज हालात हैं, मगर बहुत अधिकतर जहाँ हमारी किसानी होती है, जहाँ दूर दराज गाँव बसे हुए हैं, उनके अंदर 24 घंटे पानी और बिजली उपलब्ध था। मगर भाजपा जब से आई, मैं सस्ती घटिया राजनीति हम नहीं करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं भाजपा के पास अनुभव की कमी है, जो पूर्ण रूप से इस सब चीज को लेकर साथ नहीं चल पा रही। नवजोत जी, मेरा कहना यह है कि बात भाजपा, कांग्रेस या इनेलो की नहीं है। बात इस बात की है कि आपको 10 वर्ष का एक लंबा समय मिला और उस 10 वर्ष के लंबे समय के अंदर आपने इन दोनों मुद्दों पर कितना ध्यान दिया। पिछले 10 सालों से लगातार हम ये देख रहे हैं कि गर्मी के टाइम में वही सड़कों के ऊपर बिजली पानी दे ना सके जो वो सरकार निकम्मी है, ये नारे हर 10 साल से हम लगातार देख रहे हैं। मैं प्रदीप भाई से ये पूछना चाहता हूं, आप गुड़गांव में रहते हैं,
आपके समय में बुपनिया गांव के अंदर जब नहर टूटी, मिस्टर मलिक उसके एक्शियन थे, वो नहर टूटने के बाद गुड़गांव में क्या हालत हुई थी। टैंकरों से पानी सप्लाई हुआ, उसके बावजूद लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। 5 दिन तक वो नहर रिपेयर नहीं हो पाई। आपने पिछले 10 साल के अंदर क्या गुड़गांव के अंदर एकमात्र ट्रीटमेंट प्लांट है गुड़गांव में, उसकी अपग्रेडेशन हुई तो वो भी चौटाला साहब के समय में हुई। मैं उसकी कोई वो नहीं ले रहा बढ़ाई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेहरबानी करके एक दूसरे को दिनेश जी, इल्जाम देने केवल की एक बजाय दिनेश मेरा जी, सवाल बहुत सीधा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा दिनेश जी, सवाल बहुत सीधा है कि दिनेश जी, प्रदेश की जनता को बिजली पानी कब मैंने- मिलेगा। नवजोत जी, एक मैं सेकंड, सिर्फ गुड़गांव की दिनेश बात जी, नहीं मुझे कर बात रही, complete- मुझे जवाब ये दिनेश चाहिए। भाई, मैंने एक यमुनानगर, बात कही, मैं वो मान लिया, पलवल, मुझे बात रेवाड़ी, मानिए। सोना, बल्लभगढ़, लोहारू, रोहतक, सिरसा, सोनीपत मैं- और सोनीपत का एक गांव बंदेपुर जहाँ 2 महीने से बिजली नहीं है। हो क्या रहा है? आप मेरी बात कंप्लीट तो होने आज की दीजिए, सरकार इस केवल बात एक का मिनट जवाब दीजिए दे मेरे कि को। हालात क्या है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पानी 2 तरीके का है, एक सिंचाई का पानी, एक पेयजल का पानी। पेयजल के लिए केंद्र की अनेक योजनाएं आती हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपना साथ में पैसा लगा के वो गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाना होता है। उसके लिए आपने पिछले 10 सालों में कोई प्रयास नहीं किया। ये समस्या थी और ये बढ़ती चली गई, आज वो विकराल हो गई। आज हालात ये है कि पीने के पानी के 3 मुख्य स्रोत है, या तो आपके घर में कोई कुआं है या आपके घर में हैंडपंप है, उसके अलावा सरकारी ट्यूबवेल है। चलिए तीसरा, सुनीता जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी की जो मौजूदा सरकार है, क्योंकि अगर लोग इतने दिनों से यहाँ इन जगहों से परेशान हैं, रोज कभी मटका फोड़ प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कभी लोग ताला लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, आखिर लोगों को मैं 24 घंटे बिजली और प्रत्येक घर को शुद्ध जल आपूर्ति का जो वायदा इस मैनिफेस्टो में किया, उस पर नहीं जाकर अभी ये कह रही हूँ कि आखिर आपने कह दिया कि पुरानी सरकार ने ये किया, लेकिन लोगों को इस बेसिक चीज से की जो सहूलियत है वो कब मिलेगी? नवजोत जी, कुछ तो थोड़ा सा एक इसमें रोल जो है हमारे मॉनसून का भी रहता है। जैसे अभी थोड़ा सा इन दिनों में जो मई जून के महीने होते हैं, गर्मी के दिनों में थोड़ा सा एक वैसे नेचुरल भी इन चीज़ों की स्कैर्सिटी हो जाती है। लेकिन अभी क्योंकि मॉनसून आ चुका है, केरल में आज जो है उसके लिए बारिश हो चुकी है और यहाँ पे भी, और अब बहुत जल्द जो है पानी की और बिजली की दोनों समस्याओं का समाधान जो है वो हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं कि एक प्रोजेक्ट आप 32 साल से सिर्फ इसीलिए वो पेंडिंग पड़ा हुआ है कि वो जो थोड़ी सी अमाउंट उसकी जमा करवानी थी भाखड़ा से, वो तक नहीं करवाया गया। तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि पिछली सरकार जो है इस मामले में या इस तरह की चीजों के लिए कितनी संजीदा ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो 32 साल पहले जिसपे 8 करोड़ रुपया सरकार ने लगा दिया और 32 साल से 2 करोड़ के लिए आप पता करें, मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको गलत नजर आए, 32 साल पहले 6 करोड़ की क्या वैल्यू थी? मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको गलत लगे, मैंने अपनी तरफ से बता दिया, आपको गलत लगे तो आप उसकी जांच करवा लें। पंचकुला का मामला है ये, पंचकुला का मामला है, और पंचकुला में 2 जून को हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसका बाकायदा उद्घाटन किया। आपका चैनल भी वहां गया था, आप अपने चैनल से वेरीफाई कर लें। बताइए। मैं आपको बताता हूँ, ये तो इस तरह की बहस का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बेसिक समस्या ये है और उस समस्या की ओर कोई नहीं जा रहा है। दरअसल योजनाओं पे काम या तो हो ही नहीं रहा है या फिर हो रहा है तो बहुत थोड़ा काम हो रहा है जुगाड़ पर। कोई समस्या सामने, इसका जुगाड़ ढूंढो। पहले जुगाड़ ढूंढने पर सारी एनर्जी लगती है, सरकार की, अधिकारियों की, मशीनरी की। जुगाड़ ढूंढे जाते हैं कि जैसे गुस्सा है, इसको शांत कर लो यार पहले, तो सारा काम, सारी एनर्जी समस्याओं। नहीं तो कांग्रेस ने 10 साल में क्या मैं वही हमने 4 आपके सामने परियोजनाएं लागू की, मुझे लागू होती है, नहीं, वो प्रैक्टिकल धरती के ऊपर, अगर और सब कुछ उससे हो शुरुआत रखा की होता हमने। तो फिर लोग ऐसे आपको सड़कों मैंने पर कहा बिजली पानी के लिए कि क्यों इससे होते? पहले किसी ने क्यों किया नहीं था। होते? हमने 10 वर्ष के अंदर बहुत सारी परियोजनाएं शुरुआत करी, उसके हालात के मुताबिक आज भी हरियाणा नंबर 1 था उसमें। मगर जो हालात आपके सामने हैं, भाजपा नंबर 1 तो मुझे नहीं लगता, जो बिना बिजली पानी के लोग बैठे और फिर हम नंबर 1 कह दे, पता नहीं कौन सा नंबर 1। बिजली पानी किसके ऊपर है? बिजली पानी की आज जरूरत है, जिसकी जिम्मेवारी आज भाजपा उस बात को पीछे क्यों जाती है? आज जो हालात ज्यादा बिगड़े हैं, आज ही नहीं आज नहीं, हमारे समय में मैंने कहा 24 घंटे बिजली पानी था। आज का अगर वो देखेंगे आप रेशियो, आज हाहाकार मची है
क्यों कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक फेल है। मतलब ये था जेलदार जी कि जो आपके समय में नंबर 1 जो था, जहां पर भी जितने भी पानी के स्रोत थे बीजेपी ने आते ही वो सब बंद कर दिए। नहीं, बंद क्या कर दिए बीजेपी ने ध्यान ही नहीं दिया। आज बीजेपी के रहते हुए कोई भी अधिकारी कोई अपनी ड्यूटी पे नहीं है, कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता। सरकार ही नहीं, हरियाणा में ऐसा महसूस होता है। कुछ भी जानकारी नंबर 1 की उपलब्धि हरियाणा की हुड्डा साहब की सबसे बड़ी बात तो ये कि ये कितने आश्चर्य की बात है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री जनता से झूठी घोषणाएं कर जाता है, वो घोषणाएं कर जाता है जो हो ही नहीं सकती। सच्ची कौन करता है जी? आप सच बता रहे हो ना, झूठी क्या गिनवा रहे हैं आप? तो आप नहीं प्रदीप मैं जेलदार, तो आप ये कह रहे हैं कि घोषणाएं होती झूठी नहीं कह रहे हैं ना, वो तो सारी बातें बता रहे हैं। उन्होंने 10 साल के पीरियड को बिल्कुल जीरो कर दिया। 10 साल में बहुत काम 23 ऐसी घोषणाएं जिसमें मुख्यमंत्री मैंने जनता से झूठी घोषणाएं करी और अधिकारियों ने उस पर मैंने कहा कि गुड़गांव के साथ भेदभाव हुआ है, ऐसे उसको तो मैं आज भी कहता हूँ टीवी चैनल पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं उस बात को जनता से इतनी झूठ बोल के जाता है। बिल्कुल सुनिए आप, मैं कह रहा हूँ उस बात को तो हम कबूल करते हैं, बड़ी बात है जो भेदभाव था। और इस बात का मैं चलिए इससे ऊपर उठना चाहती हूँ। यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप की जगह नहीं है मेरे पास इस कार्यक्रम में। लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ा मुद्दा है और मैं यही चाहूंगी कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा। सत्ता बदलेगी, व्यवस्था बदलेगी कि नहीं बदलेगी। बिजली पानी की मार से लोग बेहाल हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आखिर इससे निजात कब मिलेगा, और वो दिखाई नहीं दे रहा है मुझे ये बताइए सुनीता जी कि आखिर लोगों को, आपने मॉनसून पे कह दिया, तो क्या लोग बस सिर्फ मॉनसून का इंतजार करें? नहीं, मैंने आपको कि बताया मॉनसून आएगी तभी सब कुछ ठीक होगा। नहीं समझो ज्योति, मैंने अपना सेंटेंस बोलने से पहले ही आपको ये बात कही है कि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर। ये भी एक कारण होता है, और जैसे ही मानसून ठीक से उसमें होगी तो वो जो पानी की और जो बिजली की जो वो समस्या है काफी हद तक वो उससे भी सुलझ जाती है। लेकिन इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है, वचनबद्ध है इस बात के लिए कि, और वो उसके हिसाब से कार्रवाई भी हो रही है। मैं आपको बता रही हूँ जैसे सोलर एनर्जी का है, ये अभी तक किसी सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और गुजरात में 24 घंटे जो है बिजली रहती है, 24 घंटे पानी रहता है वहां पे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आप जाके वहां देखें तो जगह जगह पे वहां पे सोलर पैनल्स जो है वो एनर्जी के लिए लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ अगर इनको अपने घोटालों से, अपने जमीन अधिग्रहण से कहीं फुर्सत मिलती तो ये उस तरफ ध्यान देते ना। इस तरफ कहीं वाटर हार्वेस्टिंग का आप देखिए इतना बुरा हाल है, वाटर हार्वेस्टिंग का। आप बात करती हैं जी, सोलर एनर्जी के ऊपर तो एक दिन हम पूरी डिबेट करेंगे जी, क्योंकि सोलर एनर्जी के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो जाते जाते 3 कंपनियों को ऑथराइज करके गए। उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी के 4 साल तक लगातार डायरेक्टर रहे आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी। वो डायरेक्टर रहे 4 साल सुकैम कंपनी के, जिसको ठेका देके गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आज भी वो कंपनी लिस्टेड है। 1,30,000 रुपए में 1 किलोवाट का सोलर एनर्जी सिस्टम लगाने के लिए हरियाणा प्रदेश में 500 गज से ऊपर के जितने भी प्लाट हैं उनके लिए कंपलसरी है ये। इसके ऊपर तो हम पूरी डिबेट करेंगे एक दिन कि इतना बड़ा घोटाला हरियाणा में होने जा रहा है। मैं बताऊंगा, इसको खोलूंगा बकायदा। ये 20-30 हजार करोड़ का घोटाला है जो होगा। वो उसकी जो आधारशिला है वो तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रख गए थे, और अब आपकी सरकार में वो घोटाला होगा। मैं पहले से बता रहा हूं। आज मुद्दा है पानी और बिजली का। प्रदेश की जनता को पीने का पानी चाहिए, और पीने का पानी भी स्वच्छ पानी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पानी भी अगर पैदा कर देते हो, जो आप मानसून की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन बात है स्वच्छ पानी की। जितने भी पानी के सिस्टम है, जो हमारी पाइपलाइंस पड़ी हुई है, वो सारी की सारी जर्जर हालत में है। सरकार ने चुनाव से पहले वायदा तो कर दिया 24 घंटे बिजली पानी का। हम चाहते हैं कि आप नेक नियत से काम करो और आप अच्छा काम करो, प्रदेश की जनता को सुविधा दो, हम आपके साथ हैं। परंतु आप इस पर राजनीति ना करके आप इसके ऊपर ध्यान दो। अभी तक आपने कोई ध्यान नहीं दिया इस तरफ। 7 महीने में आप यही तय कर नहीं पाए कि आपका मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं, आपके अफसर क्या बोल रहे हैं। जनता पानी को परेशान है, जनता बिजली को परेशान है। उन गांवों की हालत देखिए जहां पर लाइन लॉसेस बिजली के 90%, 95%, 97%। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कौन सी के गांव हैं वो, जहां से कई हजार करोड़ रुपया बिजली निगम को लेना है, और बिजली निगम आज भी वसूल नहीं कर पा रहा। तो अगर वो पैसा वसूल नहीं हुआ, अगर वो पैसा वसूल नहीं हुआ तो कैसे बिजली की अपग्रेडेशन होगी? नहीं, यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने यही इस तरह की नीतियां जो हैं उसी की वजह से आज जो है हमारे जो प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, बिल्कुल, और इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो भी गांव जो है अपने बिजली के बिल का पूरा भुगतान कर देगा, उसको 24 घंटे की गारंटी है
ताकि एक छोटा सा एक उनको इंसेंटिव ये देने के लिए, ताकि कम से कम वो आगे आए अपने जो जितने भी उनके बिल बकाया है। पिछली सरकार ने क्या किया, आपके किसी ने, बल्कि आप ये देखिए कि जितनी जगह पे कुंडियां लगी हैं, जितनी जगह पे उल्टे तरीके से 24 उनको घंटे बल्कि जी आप सुनिए, गुड़गांव फरीदाबाद बेस्ट पे मास्टर है बिजली के बिलों में, बेस्ट पे मास्टर। जब हम बेस्ट पे मास्टर हैं और उस लाइन लॉसेज को हम झेलते हैं, उसके बावजूद 24 घंटे बिजली गुड़गांव में नहीं है। आप उन गांवों में जो वायदा कर रहे हैं, आप वहां से पहले पैसा तो वसूल कीजिए। उन गांवों में केवल भूपेंद्र हुड्डा नहीं, मुख्यमंत्री के भी पैतृक गांव है, वहां पर आप वहां से लाइए ना पैसा निकाल कर। देखिए, जो भ्रष्ट सरकार थी उसने सभी हमारे जो नागरिक हैं उनके अंदर भी उस तरह की वो भर दी है कि वो जो है उनको बिजली के बिल देने में, उनको बिजली के बिल देने में दिक्कत है, सब मुफ्तखोरी के चक्कर में है। तो इसलिए इस व्यवस्था को बदलने में समय लगेगा। आपने कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन तो आज भाषण देने से, झूठे लुभावने वादे करने से बात नहीं चलने वाली। आप लाइन लॉसेज आज काम करने चलेगा। बिजली चोरी में कमी नहीं ला पाए आप। दिनेश जी, आप बहुत ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। सारी तोहमतें कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर। इस प्रदेश में 6.5 साल तक इंडियन नेशनल लोकदल का राज रहा। 5 साल था, 5 साल समझ लीजिए। 5 साल हम तो अधिक से अधिक शासन करें आपकी पार्टी। एक मिनट दुग्गल जी, 1 मिनट। यानी कि इन दोनों के ऊपर इन्होंने लाख तोहमतें जड़ दी। इसका मतलब कि इनेलो का राज बहुत अच्छा था। हमारे राज में आप बताइए बिजली पानी की कहाँ कमी थी? तो मैं गुड़गांव की बता रहा हूँ। सुन लीजिए जरा, सुनने पेशेंस रखिए। तो वैसे हालात रहे गुड़गांव शुरुआत, गुड़गांव को बर्बाद करने वाली आईएनएलडी। सबसे अलग साफ सुथरी अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो प्रदेश की जनता ने सरकार को क्यों ठुकरा दिया? क्यों पिछले 10-15 साल से वापस सत्ता में क्यों नहीं लौट रही है? जवाब ऐसा है, देखिए, जहां तक सत्ता का सवाल है, लोग नहीं, अगर सत्ता में वापस लौटने का आधार ही अगर काम है, जन समस्याओं का समाधान है, विकास पैमाना है, आप मेरी बात सुनिए तो आप बताइए, आप सुनिए मेरी। आपकी पार्टी क्यों नहीं सत्ता में वापस लौट रही? क्यों प्रदेश की जनता उसको सत्ता में लेकर आ रही है? सुनिए ना, अब आपने बोला तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ, केंद्र के अंदर वाजपेयी जी की सरकार चली और 10 साल तक भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं पहुंची केंद्र में, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वाजपेयी जी के टाइम में काम नहीं हुए इसलिए वो वापस नहीं आए। लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जनता बदलाव चाहती है। बदलाव किस बात से हुआ, कैसे हुआ, वो जनता का मन बताएगा कि उसको बिजली पानी की कमी थी या कानून व्यवस्था की कमी थी या उसको कोई और परेशानी थी। आप राजनीतिक आदमी थे, जनता का मन क्यों बदला आपकी पार्टी से? बताइए। बात तो सुनिए। चलिए, मुझे लगता है इससे ऊपर उठना होगा। इससे इस तरह से लोगों की जो क्वेरीज हैं, लोगों के जो सवाल हैं, वो एड्रेस नहीं होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की भी सरकार रही, वो 10 साल कांग्रेस की रही या 5 साल लोकदल की रही, 5 साल, या फिर अब 7 महीने से बीजेपी की है और जो पूरे 5 साल चलेगी, अगर किसी भी सरकार में बिजली पानी की समस्या को जड़ से खत्म करने की कमिटमेंट होती तो आज ये हालात नहीं होते। ये एक ही दिन में नहीं हुए, इट हैज बीन अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कमिटमेंट की कमी कहीं ना कहीं तो रही है, समस्या तो रही है। अब आप मान रहे हैं कि रही है, हाँ, तो फिर दूर कैसे होंगे? यही तो मैं पूछ रही हूँ। खाली वोट लेके सत्ता भोगने के लिए 5 साल आपको वोट नहीं दिए जाते हैं। वोट इसलिए दिए जाते हैं कि वो बदलाव, लोगों के मन की डिबेट बनाना चाहते हैं, लोगों की बात करो, राजनीति छोड़नी चाहिए। मैं उस पार्टी से संबंध करता हूं जिसने 10 साल राज किया और पहले भी किया है, मगर सब, चाहे दिनेश भाई इंडियन नेशनल लोकदल से हैं, सुनीता जी हमारी भाजपा से हैं, हरियाणा के पानी के ऊपर बहुत बड़ी राजनीति हो चुकी है। मैं स्वयं अपनी पार्टी से और सबसे ये कहना चाहता हूँ, पार्टी की राजनीति बंद करके इसमें सीरियस। आज एक मौका हमारा ऐसा था कि शायद पंजाब में हमारी सरकार थी और हरियाणा में भी हमारी थी। आज मौका ऐसा है कि इसका कोई ना कोई, आप मौके का फायदा नहीं उठा पा रहे तो दो लोगों दूसरों से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? भाषण देने बहुत अच्छे लगते हैं, आज इनकी बारी है बहुत अच्छे कि कोई ना कोई व्यक्ति इस बात का श्रेय उठाए। पंजाब और हरियाणा के अंदर जो दोनों है, जो हमारे हिस्से का पानी उसको लेके आएगा, वो असली इस प्रदेश का हकीकी होगा, इस प्रदेश का। मुझे लगता है हरियाणा की जनता भी ओवरऑल अब इस शुगर कोटेड बातों से ना उब चुकी है। लोग रिजल्ट चाहते हैं। अब लोगों की जो सहन शक्ति है ना, वो खत्म हो रही है। लोग बदलाव सिर्फ सत्ता में नहीं, व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं और व्यवस्था में बदलाव नहीं हो रहा है। वो भले ही 5 साल ये रहे, 10 साल वो रहे या 7 महीने अब ये हो गए।
जब तक व्यवस्था में बदलाव नहीं होगा चीजें नहीं बदलेंगी। नवजोत जी, व्यवस्था व्यवस्था को को बदलाव पूरा बदलाव में दिखाया समय है। लगता है। व्यवस्था उन्होंने कहा इतनी कि बुरी तुरंत तरह हो से जाएगा। बिगाड़ दी गई है, उसकी नींव जो है वो आईएनएलडी की पार्टी ने रख दी थी। आज ये बात करते हैं, गुड़गांव शहर को अगर बर्बाद किसी ने किया है तो उसकी शुरुआत आईएनएलडी पार्टी ने की थी, और उसमें आग में घी का काम किया 10 साल तक कांग्रेस पार्टी ने। यहाँ पर कोई सुनीता किसी जी, तरह की आप किसी तरह की सुधारने का कोई काम आप कर देखिए, दीजिए। कोई यहाँ कोई सिस्टम नहीं है जिस तरह से एक प्लान्ड सिटी आप होता मगर है। एक समय सीमा बता दीजिए, हम इतने सीमा में पूरा यहाँ कर पर कोई देंगे। प्लान्ड वे नहीं 5 साल है। सीवर का आपके होने पानी जा रहे हैं कहाँ से पूरे। जाएगा, पानी आएगा कहाँ से, कोई सिस्टम नहीं है यहाँ उस पर। बात को हम सिर्फ मान रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग बस वो बना के देखिए, कहेंगे गुड़गांव गुड़गांव में हाई राइज गुड़गांव के बिल्डिंग साथ बना तो ली, भेदभाव हुआ। हमारा हो एक गया बात हरियाणा मैं नंबर कहना 1 चाहूंगा इस इसमें, बात से। सुनीता जी को इस बात का ध्यान कर लेना चाहिए। कम से कम आप हम पर आरोप लगाने से पहले ये ध्यान कर लो, 87 से 91 तक चौधरी देवीलाल की सरकार में आप दोनों सहयोगी साझेदार रहे। थे। दूसरी बात, चौधरी बंसीलाल की सरकार में 96 से 99 तक आप सहयोगी रहे। उसके बाद आप 99 से 2004 की सरकार को दोषी कहते हैं। मैं कहता हूं आज गुड़गांव में बाहर निकल के आप किसी से पूछिए, आज जो गुड़गांव की अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो ख्याति है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के समय की दी हुई ख्याति है। और रही क्या पानी की बात, क्या बात है, ये सब एक दूसरे के 99 से रुक पहले जाके गुड़गांव दिनेश की जी, कोई हाँ, पहचान देखिए, नहीं थी। यही तो कोई पहचान राजनीति है, नहीं थी। सब ये एक दूसरे ये के हमारे- भागीदार हैं, इसीलिए दूसरा- किसी और दूसरे ये पे हमारे सवाल इंडियन नहीं उठा नेशनल सकते। और पिस्ती सिर्फ एक आम जनता है, लेकिन आपके मुद्दे उठाते रहेंगे, इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि आखिर बिजली पानी की मार कहां हो सरकार और कब बदलेगी ये तस्वीर। जारी है इस पर बहस। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। जीरी की फसल है, उसमें पानी लगभग भरा रहता है, पानी बहुत कम पीती है। 5 एकड़ में मेरी जीरी की फसल 2 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से ज्यादा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। डॉक्टर साहब, मेरी फसलें पीली और कमजोर हो जाती हैं। मेरी फसलों में समय समय पर फूल और फल नहीं आते। भाइयों, तुम सब की समस्याएं एक जैसी हैं, इसीलिए उनका समाधान भी एक ही है, डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। फसलों को स्वस्थ रखने व अच्छी पैदावार लेने के लिए जमीन को अनेक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और उनमें जिंक सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि पौधों की वृद्धि एवं विकास और समय पर फल फूल आने में मदद करता है। हर फसल में 10 किलो प्रति एकड़ जिंक सल्फेट खाद जरूर डाल। मुनक की पुरानी व मशहूर डबल हिरन ब्रांड जिंक सल्फेट खाद। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। यहाँ जिंदगी को मिलता है नया अर्थ। यहाँ मंजिलों को मिलते हैं नए रास्ते। यहाँ हर आज बना रहा है एक नया कल। यहाँ हौसले ले रहे हैं नई उड़ान। यहाँ आशाएं सीमाओं में नहीं बंधती। यहाँ किताबों से आगे है एक और जहां। जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ सिरसा, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूंगा। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त।
देखो, लगातार हमें ये समझने की जरूरत है कि इतने सालों की आजादी के बाद भी अगर हम, एक आम इंसान, बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है तो फिर कमी कहाँ है? सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, लोगों के हालात क्यों नहीं बदल रहे? आज भी हैरानी होती है, 2015 में हम हैं, 21वीं सदी की बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गांव हैं जहां पर महीनों से बिजली नहीं आती, पानी नहीं मिलता, पानी है तो वो दूषित है, साफ पानी नहीं है, तो फिर उम्मीद क्या की जा सकती है? महेंद्र जी, बड़ी विडंबना है। 67-68 सालों की आजादी के बाद क्या हम ये हालात चाहते हैं जहां पर पानी खरीद के पिया जा रहा है? फिर ऐसा पानी है जहां पानी पीने लायक नहीं है। अब मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। अब तक की जो डिबेट चली है, कांग्रेस की सुने तो, इंडियन नेशनल लोकदल की सुने तो, भारतीय जनता पार्टी की अगर सुने तो प्रदेश में बिजली पानी की कोई समस्या नहीं है। हाँ, पहली बात तो ये बहुत क्लियर है। अगर तीनों राजनीतिक दलों हमारे समय में कमी थी, प्रदीप जी काफी सुने तो हालात फिर अब आप आ जाइए इस अहिरवाल क्षेत्र के बहुत दिग्गज और बहुत बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह जी, उनका बयान सुने तो अहिरवाल में अब ना तो बिजली की समस्या है ना पानी की समस्या, अहिरवाल में कोई समस्या नहीं है। वो जब कांग्रेस में थे, जब उनको सारी समस्याएं दिखाई दे रही थी, पानी की भी बिजली की भी। जब वो बीजेपी में चले गए तो अब कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो समस्या उठाना उनकी राजनीतिक मजबूरी थी। सवाल ये है कि जनता की इन बुनियादी समस्याओं की लड़ाई लड़ कौन रहा है? इनको साथ लेकर हर कोई अपनी राजनीतिक लड़ाई, मतलब राजनीतिक इच्छा की पूर्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा है। एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है कि क्या फिर ये सोची समझी एक बिसात होती है कि ऐसी जो मुश्किलें हैं उन पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके, लोगों की सिंपैथी गेन की जा सके, जो सिंपैथी फिर और वो वायदे उनको वोट में तब्दील हो सके? क्या राजनीतिक दल इस स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं? ये बहुत बड़ा रणनीति के तहत तो सारे काम होते हैं राजनीति के, और कौन सी रणनीति होती है इनके पास? मुख्य बात तो यही है ना। अभी बीच में राव इंद्रजीत सिंह जी आए थे, मैंने उनसे सवाल किया था कि साहब आप पानी की समस्या को लेकर आपने ये लड़ाई लड़ी, बिजली की समस्या, क्या अहिरवाल की दोनों समस्याओं का समाधान हो गया है? उन्होंने कहा कि आपको कहां समस्या दिख रही है बिजली पानी की, बताइए। अब आगे क्या बोलेंगे आप? बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे, उनसे जानना चाहिए। यस नवजोत जी, अब फिर आप सुनिए। अभी प्रदीप जी ने अपनी बातचीत में, एक मिनट दिनेश जी, बातचीत में कहा था कि डार्क जोन, ये अहिरवाल जो है डार्क जोन में आता है, वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़ डार्क जोन में आता है। 10 साल कांग्रेस ने, शायद हरियाणा में शुरू से इनका राज रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी जैसा गिरता है 5 साल तक राज किया, इनके 7-8 महीने हुए, अभी 6-7 महीने। भाजपा को तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन पहले भी भागीदारी इनकी रही है, तो आप उसे झुठला नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं। इतने सालों में प्रदेश के इतने जिलों में से हम एक जिले को डार्क जोन से नहीं निकाल पाए। क्यों हम बेसिक चीजों को दुरुस्त नहीं कर पाए? आखिरकार कमियां योजनाओं में है, कमियां योजनाओं में है, कमियां इंटेंशन में है, कमिटमेंट में है। इन बेसिक जो जरूरतें हैं इनकी, एक मिनट, सच्चाई को बना कौन रहा है? जो योजनाएं बना रहा है उनको योजनाओं की जानकारी नहीं। आपने राजनीतिक उसके ऊपर एक बात कही कि ये स्ट्रेटेजी बन गई है। उस स्ट्रेटेजी के बाद एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी मैं कहना चाहता हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री जिस गृह क्षेत्र का बनता है, चाहे वो रोहतक, हिसार, भिवानी, तो वो उस सारा का सारा मामला उस तक सीमित हो जाता है। तो वो उसी की एक उदाहरण है ये महेंद्रगढ़ और गुड़गांव, जो भेदभाव के कारण जी आज मन की बात कर रहे हैं, मन की नहीं, मैं कहना चाहता हूँ आज तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। महेंद्र जी सच्चाई है, मैंने तो हर चैनल पे एक वहीं की ओर देखता है। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, जब तक कोई ये क्यों नहीं बोल? नहीं, हमने तब नहीं, तो आपको लगता है कि अब अगर करनाल से हैं तो सारा ध्यान जो है वो करनाल की तरफ है? क्या आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आप ये आरोप लगा सकते हैं? नहीं सुनीता जी, मैं बताता हूँ आप वालों पर तो आरोप क्या लगा, अभी तो काम शुरू ही नहीं हो रहा है, ना काम कर पा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खूब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जिस दिन वो सरकार चलाने के रूप में आएंगे, अभी तो आप समय सीमा लानते जा रहे हैं, कब सीमा करेंगे? मगर इसमें राजनीति छोड़ के अगर नवजोत जी यहाँ बैठी है, हमारी सीनियर पत्रकार हैं, किस बात को सीरियस लेके बात करनी चाहिए। राजनीति अपने अपने दल में एक अलग चीज है। पानी एक बहुत बड़ी हमारी जीवन रेखा है,
चाहे उसमें हमारी सरकारें कितना चली अच्छा गई। लग रहा है प्रदीप जी, मगर आज मैं आप कहना बोल चाहता रहे हूँ हैं। उसमें जब आप सत्ता में थे, मैंने आप कहा क्यों था नहीं बोल रहे थे? चौधरी क्यों ये नहीं तो बोल रहे? आप अपने मन की बात कह सकते हैं, मैं अपने तब भी मन बोला की था। बात नहीं कह आप रही। मेरे पुराने सारे मेरे तो रिकॉर्ड जाते हैं वहाँ कि ये बोलता है। मैंने ये कहा था चौधरी बंसीलाल जी ने, सिर्फ एक बंसीलाल जी थे जिन्होंने एकमात्र पानी वहाँ पहुँचाया था लिफ्टिंग करके, मगर कहीं जो कमी है इस क्षेत्र में कमी रही। मगर फिर मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारा जो क्षेत्र था हरियाणा में, किसानी जहाँ खेती होती थी वहाँ 24 घंटे बिजली पानी देने का पूरा प्रयास रहा। 4 परियोजनाएं हमने लागू करी है। परियोजनाएं एक दिन में नहीं बनती हैं, एक दिन में से उसमें से उत्पादक नहीं हो सकता है। आज चाहे मुंजेड़ी वाली बात हो, पानीपत की हो, चंबाला के अंदर हो, हमने शुरुआत की। हम एक मील का पत्थर। चलिए 1 मिनट, रणधीर जी हैं मेरे साथ, विधायक हैं रेवाड़ी से। रणधीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। रणधीर जी, जानना चाहूंगी कि रेवाड़ी से कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जहां पानी की बेहद कमी है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पानी रेवाड़ी का पानी का स्तर खारी है और ये इलाका साउथ हरियाणा वैसे भी पानी से हमेशा तरसता रहा है। और पिछली रणधीर जी, मुझे ये बताइए, बतौर विधायक अब आप इस मुश्किल से निजात पाने के लिए लोग इस मुश्किल से उभरे, आप क्या कर रहे हैं बतौर विधायक वहां पर? हम इसके लिए 140 करोड़ रुपए के नहर के पंप जो बदले जा रहे हैं, हाँ। वो पंप बदल के पूरा पानी नहर का इस इलाके को मिले। इस इलाके को जितना ज्यादा पानी मिलेगा उतना ही हरियाणा में तरक्की होगी, क्योंकि ये सूखी जमीन रही है, प्यासे लोग रहे हैं। पिछली सरकारों ने इतने पुराने पंप दिए हैं जिनकी एफिशिएंसी 20% एफिशिएंसी। रणधीर जी 1 मिनट बने रहिए। नलों की बात कर रहे हैं, पंपों की बात कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र से ही मेरे पास कुछ डिटेल्स हैं कि 19,000 जो नलकूपे हैं उनमें से 9,000 से भी ज्यादा खराब पड़े हैं। उनकी जिम्मेदारी किसकी है? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब हद है कि आखिर ये बेसिक चीजें ठीक नहीं होंगी तो पानी की समस्या कैसे उभरेगी? तेजपाल तंवर है मेरे से, सोना के विधायक है। तेजपाल तंवर जी नमस्कार। तेजपाल तंवर जी आप सुन रहे हैं? तेजपाल जी आप हैं? चलिए शायद उनसे संपर्क में दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। जी आप कुछ कह रही थी यहाँ पर, और दिनेश जी भी। नवजोत जी देखिए, मैं बता रही थी वही पिछली सरकार ने, आज हमारा वैसे भी विश्व पर्यावरण दिवस है और आप देखेंगे कि अरावली तक को पिछली सरकार ने नहीं बख्शा। कोई किसी तरह की कोई पॉलिसी नहीं, चाहे वो वनों को लेकर हो, चाहे वो पानी को लेकर हो, चाहे वो बिजली को लेकर हो। तो ये जो व्यवस्था इतनी लचर हो चुकी थी, इतनी बिगड़ चुकी थी, उसको ठीक करने में समय लगेगा, लेकिन वो लाइन चल रही है। वो लाइन धीरे धीरे, यहाँ तक कि इन्होंने तो हमारी जो नई जनरेशन है बच्चों तक को नहीं बख्शा। 9वीं तक के बच्चे पास, और वो आज आप अगर 10वीं के बच्चे को किसी को बुला के पूछ लो और उसको कहो कि एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखा, तो वो एप्लीकेशन लिख के नहीं दिखा सकता नवजोत जी। इस तरह का सिस्टम जो है, हमारी शिक्षा पद्धति है उसका बिल्कुल सत्यानाश करके चली गई पिछली सरकार। पानी की कोई पॉलिसी नहीं, बिजली की कोई पॉलिसी नहीं, वनों की कोई पॉलिसी नहीं। तो मैं ये कह रही हूँ कि इन चीजों को, व्यवस्था को जो इतना इन्होंने लचर कर दिया, उसको लाइन पर लाने में, उसको पटरी पर लाने में समय लगेगा। लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो होगा, कोई फ्रेमवर्क तो होगा। आप ये देखिए, बेसिक बुनियादी सुविधा अगले 6 महीने के अंदर अंदर मामला जो है वो बहुत ज्यादा पटरी पर आ जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। अगले 6 महीने के अंदर अंदर जो है, अभी 1 साल जो पूरा होने पर नवजोत जी देखिए, डिबेट को ना गलत दिशा में भटकाया जा रहा है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, बात पानी की आ रही है तो पानी की एक बात प्रदीप भाई ने कही, इन्होंने बात करी केवल सिंचाई के पानी की, बात है पेयजल की। पेयजल के लिए मैं ये कह रहा हूं, जब तक आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, पुराने सिस्टम को नहीं बदलेंगे, उसके लिए केंद्र की सरकार की बकायदा परियोजनाएं होती हैं। मुझे आज तक अच्छी तरह याद है कि हमारी सरकार के समय में केंद्र से हम परियोजनाएं लेके आते थे और उसमें स्टेट का पैसा साथ में जोड़ के उस पैसे को दुगना करके जब हम लगाते थे, हम घर घर तक हमने पानी पहुंचाने का काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो पुरानी पाइपलाइनें हैं जो जर्जर हो चुकी हैं, उनको बदलने की जरूरत है। केवल मानसून पर टिक के रहने से गुजारा नहीं होगा। आप अगर नहरों में पानी ले भी आए, मान लो
पहली बात तो नहरों में पानी नहीं है। मुझे तो एक चीज बता दीजिए, इतने पानी के सैंपल फेल हो गए हैं, आज भी करनाल से हमारे पास रिपोर्ट है जहां पानी के सैंपल फेल हो गए हैं। लोग अगर उस जहरीले पानी को पी रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं पानी आ रहा है तो वो इतना जहरीला है कि सेहत के लिए हानिकारक है। हम मैगी को बैन करने के लिए तो चल पड़े हैं क्योंकि एक निकल आई चीजें, पानी को कहां से बैन करेंगे? मुझे ये बता दीजिए, उसके हेल्थ हैजार्ड्स जो हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी के लिए आज सरकार, चाहूंगा कि जो आपने जो अभी मुद्दा उठाया है स्वच्छ पानी का, उसके लिए सरकार को पहल करनी होगी और सामाजिक भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी ये संभव है। वो कैसे कि सरकार डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम को ठीक करे, पाइपलाइंस को चेंज करे, जो 6 महीने में मुझे नहीं लगता कि वो संभव है। उसमें कम से कम इनको 1.5-2 साल का वक्त लगेगा और वो बात इन्हें सच्चाई से स्वीकार भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को, दिनेश जी को कंसल्टेंट, मैं कंसल्टेंट नहीं बन रहा, मैं कंसल्टेंट जो सलाह दे रहे हैं तो अपनी चीजों को आप नहीं बताइए बता रहे 6 महीने में क्या आप हरियाणा प्रदेश की नीचे की पाइपलाइनों को बदल देंगे क्या? ये तो जो पाइपलाइन है जो सीवर की लाइनों के साथ लगी हुई है, जो जर्जर हो चुकी, सीवर का पानी मिक्स होके जाता है जहाँ पर। आज से पहले कांग्रेस को पता नहीं दिनेश एक बात है, समस्या तो सब सरकारों में रही, लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी सरकार के समय में इतनी समस्या नहीं थी। मैं कह रहा हूँ हर सरकार में थी, लेकिन हमारी सरकार के समय में इतनी नहीं थी जितना विकराल रूप आज हुआ है। 10 साल के अंदर 10 साल के अंदर सिस्टम के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया गया। आपकी मजबूरी है, आपकी मेरी मजबूरी नहीं है, मेरी मजबूरी नहीं है। माफ कीजिए, मेरी सभी से रिक्वेस्ट ये है कि जस्टिफिकेशन ना करके क्या लोगों को एक सही जवाब देंगे? लोग ना तो आपसे ये जस्टिफिकेशन आप चाह रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे, भाई साहब को दिक्कत हो रही है। मैं कह रहा हूँ क्या आप 6 महीने में पाइपलाइन बदल पाएंगे? संभव ही नहीं है, बदल ही नहीं सकते। हम सहयोग मैं करते कह हैं, रहा बदले हूँ वो कि आप पाइपलाइनों को बदलिए और आप अपनी सरकार के वक्त तो सहयोग कर नहीं पाएंगे। दोनों ही बातें बोल रहे हैं, दोनों ही बातें बोल रहे हैं। 6 महीने में पाइपलाइनें नहीं बदली जा सकती और 6 महीने में बदलिए भी। मैंने नहीं कहा बदलिए 6 महीने में, मैंने नहीं कहा, नहीं बताइए। मैंने नहीं कहा 6 महीने में बदलो, मैंने नहीं बोला, अभी बोले सुनीता जी कह रही हैं। मैंने कहा 6 महीने में आप बदल ही नहीं सकते, कम से कम 1.5-2 साल का समय लगेगा। ये संभव ही नहीं है कि आप 6 महीने में बदल पाए। दूसरा में ये मेरा सिर्फ ये सवाल है, हरियाणा को दोबारा ये बिजली पानी की समस्या से ना जूझना पड़े, इसके लिए क्या कोई आश्वासन है हरियाणा की जनता बिल्कुल के? नवजोत जी, मैंने आपको बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नदियों को भी जोड़ने का एक सिस्टम एक इस तरह से कि जिस तरह से आप देखिए बहुत सी जगह हमारी ऐसी हैं कि जहां बाढ़ग्रस्त रहती हैं। अब मानसून का, बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा तो वहां बाढ़ रहेगी, और बहुत सी हमारी जगह ऐसी कि जहां सूखा रहता है। तो वो एक इस तरह की प्लान लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से सारी आपकी गंगा सफाई के ऊपर मुरली मनोहर जोशी जी ने टिप्पणी मैं बात कर लूं अपनी पूरी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। नदियों की बात तो आपने पिछली सरकार में भी की थी, एनडीए की पिछली सरकार में भी आप नदियों को जोड़ रहे थे। उसमें 1 साल का समय निकल चुका आपका, 1 साल तो हम थे, लेकिन नहरों को जोड़ने का जो एजेंडा था वो एनडीए सरकार का था। मतलब आपकी उसमें ना थी। मैं हमारी ना तो बादल से भी हम कब कह रहे हमारी ना थी, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आप तब भी कामयाब नहीं हो पाए। 1 साल आपका अब निकल चुका, झूठी बातों से कुछ नहीं होना। दिनेश जी, झूठी बातें नहीं, हम इस तरह से बरगलाते नहीं है जिस तरह से आपके नेता जो हैं। मैडम बात हो रही है पीने के पानी को बरगलाकर, और आज उसी का भुगतान आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। केवल उन बातों पर पहुंच जाते हो जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को इस बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। आप लोग उसी बातों का भुगतान आज भुगत रहे हैं, ये सब सारी दुनिया जानती है। अगर आपको इतना कह के आपके मन को ठंडक पहुंच रही है तो आप और पहुंचाइए। हम तो राजनीतिक साजिश के शिकार हैं, आने वाला समय बताएगा। परंतु अगर आपको इतनी बात कहने से ठंडक हो रही है तो बादल परिवार पंजाब में था और इधर अपना ओम प्रकाश वाला परिवार, आप बादल परिवार की बात करते हैं, आप ये बताइए केंद्र में आप बैठे, पंजाब में आप बैठे, किसानों की राजनीति करते थे, राजनीति तो किसानों की राजनीति करते रहे, राजनीति मगर आप इस तरह से कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सफाई के साथ बनना चाहते हैं। आपकी सरकार ने अध्यादेश लाने शुरुआत किया है। आप लोगों की इसी राजनीति की वजह से सबसे इफेक्टेड एक आम इंसान है। आप राजनीति कर रहे हो और स्ट्रैटेजी वही लग रही है जो यहाँ पर बैठे मेरे एक्सपर्ट ने कही है कि ऐसे मुद्दे कभी खत्म ना हो और इन मुद्दों को गरमाकर हम अपनी राजनीतिक हसरतों को पूरा करते रहे। बस यही एक एजेंडा है जिसमें मैंने तो उस पूरी बात इनकी को पॉलिटिकल सपोर्ट किया है, सर्वाइविंग महेंद्र जी को, महेंद्र जी की उस बात को सपोर्ट किया हमने तो, उसी पर ही पॉलिटिकल सर्वाइविंग। मगर कुछ लोगों को अपने मुद्दों को छोड़कर दूसरे मुद्दों पे बात खड़ी करना अलग बात। एक मिनट, मेरे साथ अनंतराम जी भी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अनंतराम जी नमस्कार।
नमस्कार मैडम। अनंतराम जी, बड़ी ही बेसिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, बिजली पानी। 66-67 साल की आजादी के बाद आज भी लोग बिजली पानी को तरस रहे हैं, तो बड़ी विडंबना है। फिर जो सभी राजनीतिक दल है घोषणा पत्र में भी कहते हैं, मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां भी सेकते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, शुद्ध जल मिलेगा, लेकिन कैसे? नहीं, देखिए, ये घोषणा पत्र तक ही सीमित रह जाती हैं बातें। आप ये देखिए, पिछली सरकार ने कहा कि हमने खेतगढ़ में एक प्लांट लगा दिया, हमने एक जो है ना यमुनानगर में प्लांट लगा दिया, पानीपत की यूनिट बढ़ा दी, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज सप्लाई और डिमांड की जो रेशो है, हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, तो हरियाणा में भी आज पूरी बिजली न किसान को मिल रही है, उद्योगपति को मिल रही है, न गृहिणियों को मिल रही है। और ये केवल वायदे, चुनाव, घोषणा पत्र तक सीमित रह करके, बाकी इसमें कुछ, बाकी बाद में कोई नहीं इसकी तरफ ध्यान देता। और आपकी बात ये ठीक है कि ये मूलभूत सुविधा है। आज के युग में बिजली और पानी मूलभूत सुविधा में आ जाती, बेसिक नेसेसिटीज है। लेकिन हालत ये है कि चुनाव घोषणा पत्र में प्रत्येक राजनीतिक दल इसका ये कह करके लोगों को अपनी लुभाता है। अनंतराम जी, मुझे ये बताइए, तो बीजेपी ने भी यही घोषणा पत्र में लिखा है, बाकी राजनीतिक दल भी करते हैं। आज जो हालात है प्रदेश में बिजली पानी को लेकर, लोग सड़कों पर हैं। 7 महीने सरकार को हो गए हैं, ठीक है, थोड़ा कम वक्त है। आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में इस समस्या पर निजात पाई जा सकेगी? नहीं, अगर ऐसे ही चले तो नहीं हो पाएगा। देखिए, पानीपत की यूनिटों का इन्होंने कहा था हम सुधार करेंगे, उसमें पूरी अक्षमता से वो बिजली नहीं दे रही है। इन्होंने ये भी कहा था वो हाइडल प्रोजेक्ट लगाएंगे, वो भी हाइडल प्रोजेक्ट किसी नहर नदी पर नहीं लगा। अब लेटेस्ट बात इन्होंने जो कही मैं बता दूं, जोड़ दूं इस पैनल को, कि इन्होंने कहा कि हम छोटे दो उसके मेगावाट के वो लगाएंगे, 5-5 के लगाएंगे हाइडल प्रोजेक्ट। अब इतनी नहरें हरियाणा में कहाँ है कि जहाँ 5 मेगावाट बिजली पैदा कर लो आप हाइडल प्रोजेक्ट लगा करके। अब दूसरा एक अल्टरनेटिव इन्होंने ये सुझाया कि हम छतों पे पैनल लगाएंगे और उससे ऊर्जा लेंगे। अच्छा, और सेक्रेटेरिएट में भी लगाएंगे। अब मैं सादर बता रहा हूँ, जो इन्होंने सुझाव दिए वो इतना खर्चीला है। जो आपका पैनल से आपको मिलेगी बिजली, वो इतना है, जो सौर ऊर्जा जिसको आप कहते हो, कि वो आम आदमी को तो सूट ही नहीं करता वो। तो दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एक साधन, ये पैकेज लगा रहे हैं, समाधान नहीं है। जैसे सड़क बनाने के लिए पैकेज लगा देते हैं, तो पैकेज लगा रहे हैं, और वो भी लगा नहीं रहे, घोषणा कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप वाली बात का मैं जवाब दूं कि 4 साल 4.5 साल इनके पास पड़े हैं, अगर उन्हें मोटे तौर पर चाहे वो अणु वैसा क्या नाम है विद्युत यंत्र लगाए, चाहे दूसरी हाइडल प्रोजेक्ट को बढ़ाए यमुना के ऊपर, या दूसरी जगह से ले, या बाहर से खरीदें। और बाहर से भी सरप्लस केस सब बहुत कम रह गए हैं। आपके पड़ोस में छत्तीसगढ़ ही ऐसी स्टेट है जिसके पास अनंतराम जी, 1 मिनट, सुनीता जी, तो फिर कैसे हम ये श्योरिटी ले सकते हैं कि आने वाले वक्त में बिजली पानी की समस्या से जो है लोग नहीं जूझेंगे? नहीं नवजोत जी, मैंने आपको बताया कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो इस तरफ बहुत जो है संजीदा हैं। आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले उनकी जो यात्रा थी वो भूटान नेपाल की तरफ थी, जहां पर जो है पानी का स्रोत बहुत ज्यादा है, और किस तरह से हम उसको लाकर, चाहे वो हाइड्रो तरीके से हैं, चाहे वो हाइड्रो पावर प्लांट हैं, किस तरह से हम उसको जो है पानी भी मैक्सिमम हम इधर ला सकें, और किस तरह से उसमें हम बिजली का भी उत्पादन कर सकें, उसकी तरफ जो है वो सरकार कार्रवाई कर रही है। उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखना कि सब कुछ जो है वो लाइमलाइट में आ जाएगा। और दूसरी बात जो सोलर प्रोजेक्ट की उन्होंने कही, तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें संदेह नहीं है कि वो प्रोजेक्ट जो है वो काफी कॉस्टली होते हैं, लेकिन एक बार तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देखिए ना कि सौर ऊर्जा जो है वो नेचुरल एक तरीका है कि सन तो जो है वो चमकेगा ही। एक बार आप अगर ये सोच के कि वो बड़ा महंगा है, वो बड़ा महंगा है, आप उसमें इन्वेस्ट ना करें, गरीब आदमी पैसा कहाँ से लाएगा? चलिए समाप्त कीजिए। एक आदमी भी सौर ऊर्जा के लिए गरीब आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? देखिए उसमें गवर्नमेंट भी, उसमें सब्सिडी भी होगी, उसमें गवर्नमेंट मदद भी करेगी, उसमें आप टोटल 100% जो है वो प्राइवेट नहीं होगा। केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है। कम से कम केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार को इसमें तत्परता दिखानी चाहिए, और जो कमियां पिछली सरकार में रह गई उनको ये पूरा करने की जो बात करते हैं उसको जल्दी से जल्दी करें। बेहतर महेंद्र जी क्या कहेंगे? मेरा तो यही कहना है कि जो मौजूदा सरकार है वो समस्याओं के समाधान के लिए आगे तो बढ़े, लेकिन समस्याओं को भी पहले समझे, तभी वो स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ पाएगी। एक मिनट लूंगा आपका मैं।
प्रदेश में बिजली उत्पादन की कई यूनिटें लगी हुई है और वो चाइना बेस पर है, ये सभी को पता है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और गुड़गांव में आए थे, मैं बहुत आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस का वाक्य बताता हूँ। जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे तो मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आपको चाइना जो आइटम है, चाइना जो वस्तु है, उन पे आपको कितना विश्वास है। उन्होंने कहा ये कौन सा सवाल है, ये तो कूड़ा होती है। तो मैंने कहा कि जब कूड़ा होती है तो आपने प्रदेश में बिजली उत्पादन के चाइना बेस पर यूनिटें कैसे लगवा दी, जो एक एक डेढ़ दो 3 साल तक बंद रहे, उनमें कोई भी उत्पादन नहीं हुआ। ये कैसा मजाक है। ये हमारी बुनियादी जो जरूरतें हैं उनसे निपटने का ये तरीका। सवाल बड़ा है कि ये जो बुनियादी जरूरतें हैं उनसे निपटने का तरीका क्या है। सरकारें जरूर बदल गई हैं, चेहरे भी बदल गए हैं, हुक्मरान बदल गए हैं, लेकिन आम लोगों की जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो आज भी बना हुआ है। सभी मेहमानों का शुक्रिया। उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि शायद आने वाले कुछ वक्त में इससे निजात मिले, लेकिन सवाल आज भी है और आने वाले वक्त में ये सवाल का जवाब मिलेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो पहलू हैं। क्या इन समस्याओं को सिर्फ राजनीतिक हसरतों के लिए यूं ही खड़ा रखा जाएगा या फिर इन समस्याओं का हल भी निकलेगा। लेंगे आपसे इजाजत, नमस्कार।